उत्तराखंड पंचायत चुनाव आरक्षण मामले में आज जो हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार को रखना अपना पक्ष। सोमवार को हाईकोर्ट ने चुनाव पर लगाई थी रोक। यूपी के वाराणसी में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, सीएम धामी होंगे शामिल। सोमवार को अमित शाह सीएम योगी से मिले धामी। उत्तराखंड में हर जिले में बनेंगे 2 आदर्श गांव, सीएम धामी ने सारकोट गांव को लिया गोद। अधिकारियों को जारी किए निर्देश, आजीविका का संवर्धन की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करें। उत्तरकाशी में यमुनोत्री पैदल रास्ते पर बड़ा लैंडस्लाइड, हादसे में 2 की मौत, 1 यात्री लापता। एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर, हर जिले में बनेंगे 2 आदर्श गांव। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां पर सारकोट की तर्ज पर बनेंगे 2 आदर्श गांव। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने यहां पर सारकोट गांव को गोद लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि सारकोट की तरह ही अब 2 गांव जो है वो आदर्श गांव बनेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सीएम धामी ने सारकोट गांव को गोद लिया है और साथ ही बता दें कि हर जिले में बनेंगे 2 आदर्श गांव। इसी के साथ बता दें कि सारकोट की तर्ज पर बनेंगे 2 आदर्श गांव और मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो हर जिले में बनेंगे 2 आदर्श गांव। साथ ही आपको बता दें कि सारकोट की तर्ज पर बनेंगे 2 आदर्श गांव। इसी के साथ मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास आखिरकार किस तरीके से हो, इसको लेकर पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। जिस तरीके से सारकोट को गोद लिया है मुख्यमंत्री ने, ऐसे ही और भी गांव को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिकारियों को उसको लेकर निर्देश भी दिए। साथ ही कहा है कि सीएम धामी ने सारकोट गांव को गोद लिया है, उसको पूरे तरीके से स्मार्ट बनाते हुए हर जिले में बनेंगे 2 आदर्श गांव। और ऐसे में सारकोट की तर्ज पर बनेंगे 2 आदर्श गांव। और आपको बता दें कि हर जिले में 2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे। इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। आखिरकार ग्रामीण क्षेत्र से किस तरीके से विकास हो, किस तरीके से तमाम योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके, इसको लेकर अब मुख्यमंत्री की ये पहल, जहां पर सारकोट की तर्ज पर ये गांव जो हैं अब आखिरकार इन्हें गोद लिया जाएगा और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो हर जिले में बनेंगे 2 आदर्श गांव और इसी को लेकर देखिए सारकोट की तर्ज पर बनेंगे, क्योंकि सारकोट को मुख्यमंत्री ने गोद लिया है। ये अब पूरे तरीके से हाईटेक होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। शुभांगी, अगर बात करें, देखिए मुख्यमंत्री ने यहां पर अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि देखिए 2 गांव जिले में यहां पर आदर्श गांव बनेंगे। सारकोट को खुद मुख्यमंत्री ने गोद लिया है। बिल्कुल, देखिए सरकोट गांव इसीलिए अभी चर्चाओं में है क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस गांव को गोद लिया और कहीं ना कहीं इसका विकास जो है बहुत तेजी से हो रहा है। इसी तर्ज पर अब मुख्यमंत्री ने बीते दिन एक बैठक करी, जिसमें तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने निर्देश दिए कि अब हर जिले में 2 ऐसे आदर्श गाँव जो है वो बनाए जाएंगे। क्योंकि इससे पहले भी कई बार, चाहे वो सांसद रहे हों, उन लोगों को भी कहा गया था कि आप गाँवों को गोद लीजिए और उनका विकास कीजिए, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर पर्सन के पास 2 गाँव होंगे तो जरूर उसका विकास गति के साथ होना निश्चित है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अब हर जिले में 2 जो है आदर्श गांव बनाए जाएंगे। उसमें बागवानी हो, पशुपालन हो, या फिर किस तरीके से उस गांव में उजाला लाया जा सकता है, उस पर जो है खास फोकस किया जाएगा। क्योंकि कई ऐसे आज तक गांव हैं जहां पर आज भी बिजली की समस्या है, कई ऐसे गांव हैं जहां तक आज तक रोड जो है नहीं पहुंच पाई है, कई ऐसे गाँव हैं जहां पर अभी भी डंडी कंडी का सहारा लेना पड़ता है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता भी व्यक्त की और यही कारण है कि अब हर जिले में 2 आदर्श गाँव बनाने की बात कही गई है, ताकि जहां पर लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें उससे निजात मिले। और कहीं ना कहीं ये हमारे प्रदेश के विकास में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो गांव हैं, वो अगर विकसित होते हैं, वहां पर अगर विकास होता है, वहां अगर सड़क पहुंचती है, बिजली पहुंचती है, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचती है, तो जरूर हमारा उत्तराखंड अभी जिन चीजों में पीछे रहा है, कहीं ना कहीं उसमें जरूर विकास होगा। और इसी उद्देश्य के साथ अब ये कवायद तेज होगी और अब हर जिले में 2-2 आदर्श गाँव बनाए जाएंगे।
बिल्कुल देखिए शुभांगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया है कि अब जो सड़क कनेक्टिविटी है वो बहुत से ऐसे गांव हैं जहां तक की नहीं पहुंची है। ऐसे में लोग पगडंडी का सहारा लेकर वहां से गुजरते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो लोगों को सही से इलाज नहीं मिल पाता है क्योंकि सही से सड़कें वहां पर नहीं है। 2 गांव जिले में बनाए जाएंगे, इसी के आधार पर अगर हम दूसरे गांव की बात करें, क्योंकि जो ग्राम प्रधान है, क्या उनको इसको लेकर भी एक नई रूपरेखा के साथ में अपने गांव के विकास के लिए यहां पर सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा क्या? बिल्कुल देखिए, क्योंकि अब मुख्यमंत्री के खुद निर्देश हैं और आला अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जा चुका है, तो अब हर जिले में 2 ऐसे गांव जो हैं वो अब पहले तो चिन्हित किए जाएंगे। उसके बाद ऐसे गांव देखे जाएंगे जहां पर विकास की खास ज़रूरत है। वहां पर चाहे वो ग्राम प्रधान हो या वहां से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ समन्वय बनाया जाएगा। एक प्रॉपर एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि किस तरीके से इन गाँवों का विकास किया जा सकता है। और जैसे मैंने कहा कि अभी भी ऐसे कई गाँव हैं जहाँ तक अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर डंडी कंडी का सहारा लेना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की मार है। कहीं पर स्कूल्स की सुविधा जो है ठीक से नहीं है। टीचर्स कई जगहों पर गांव में नहीं होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कई सारी समस्याएं होती है। ऐसे में इसी उद्देश्य के साथ ये आदेश जो है वो दिए गए हैं और बहुत जल्द हमें हर जिले में 2 आदर्श गांव के लिए ये जो रूपरेखा है वो तैयार होती हुई भी नजर आएगी। और अगर ये रूपरेखा ग्राउंड पर नजर आती है तो जरूर हमारे उत्तराखंड का विकास होता हुआ भी नजर आएगा। बिल्कुल शुभांगी, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बात करते देहरादून की, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक की है। कांवड़ यात्रा में उत्पाद मचाने वाले यहां पर उन पर सख्त कार्रवाई होगी और इसी को लेकर सख्ती बढ़ती भी जाएगी। बड़े डीजे के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। 11 जुलाई से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा, लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जाएंगी। किसी भी तरीके से कोई भी हिंसा ना हो, किसी भी तरीके की कोई घटना सामने ना आए और इतना ही नहीं, जो बड़े डीजे हैं उनका इस्तेमाल नहीं होगा, इसको लेकर भी प्रतिबंध रहेगा। 11 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा और कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक की। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में, और साथ ही आपको बता दें कि बड़े डीजे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड में 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कांवड़ यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्य सचिव के अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। वहीं हरिद्वार में भी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा से जुड़े 5 राज्यों की इंटरस्टेट बैठक 27 जून को होने जा रही है, जिसमें यात्रा से संबंधित सभी स्थितियों पर विस्तार से चर्चा भी होगी। कि ये कांवड़ यात्रा हमारे नेबरिंग 5 स्टेट्स को से अफेक्टेड होती है, चाहे वो हरियाणा हो और दिल्ली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल के लोग भी इसमें आते हैं। तो इन सभी प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 27 तारीख को एक इंटर स्टेट हायर लेवल की एक मीटिंग रखी गई है और उसमें सारे इश्यूज़, चाहे वो डीजे का इशू हो, कांवड़ की ऊंचाई को लेकर इशू हो, और एक SOP बनाने की बात की गई है। चूँकि वो श्रद्धालु होते हैं तो पुलिस उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकती और हमारा भी एक रहता है कि अतिथि देवो भव, तो उनका हम समझा बुझाकर सम्मानपूर्वक जो भी हम कर सकते हैं करते हैं। हाँ, लेकिन ये सही है कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा और कोई ऐसी स्थिति होगी तो पुलिस अपनी सख्ती से भी पेश आएगी और उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और चलिए रुक करते हैं देहरादून का, जहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक ने यूसीसी का मजाक बनाया है। पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने की है दूसरी शादी। पहली पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी की है। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर सुरेश राठौड़ को नोटिस, प्रदेश महामंत्री ने जारी किया है नोटिस। सहारनपुर की रहने वाली महिला से शादी की है। पूर्व विधायक की दूसरी पत्नी उर्मिला का बयान, यूसीसी 2025 में लागू हुआ था। उर्मिला की तरफ से कहा गया, यूसीसी आने से पहले हमने शादी की। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पंचायतों में रिजर्वेशन की स्थिति साफ नहीं होने की वजह से हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई है। 2 दिन पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी किया था। अब हाईकोर्ट के रोक लगने से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर से अधर में लटक गई है। वहीं कांग्रेस ने पंचायत चुनाव पर रोक के हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस रिपोर्ट में देखिए। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। महारा के निशाने पर सरकार बीजेपी आई। कांग्रेस बोली चुनाव कराने की नहीं सरकार की मंशा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बोले
कांग्रेस अटका रही रोड़ा। नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आरक्षण में रोटेशन को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई गई। प्रदेश सरकार हाई कोर्ट में रिजर्वेशन पर अपनी स्थिति साफ नहीं कर पाई। पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 23 जून को जवाब पेश करने के आदेश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने मामले में संतोषजनक जवाब पेश नहीं किया, जिसके बाद कोर्ट ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट में बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल और अन्य ने याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी किया। 9 जून को आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई गई। 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटेशन शून्य घोषित किया। इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके कारण पिछले 3 कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी, वो चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में सरकार से जवाब मांगा था। 23 जून को सरकार ने कोर्ट में संतोषजनक जवाब पेश नहीं किया। कोर्ट में सरकार आरक्षण नियमावली की प्रति भी पेश नहीं कर पाई। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि सरकार ने आरक्षण नियमावली का गजट नोटिफिकेशन नहीं जारी किया था। साथ ही आरक्षण रोटेशन को शून्य करने से संविधान की मंशा का भी उल्लंघन हो रहा था। कोर्ट ने इन आपत्तियों को स्वीकार करते हुए पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता का कहना था कि जो चुनाव जो किए जा रहे हैं, एक तो इसको प्रथम चक्र माना जा रहा है, जबकि प्रथम चक्र नहीं है। इससे पहले भी यहाँ उत्तराखंड में 4 बार चुनाव हो चुके हैं और इसको प्रथम चक्र मानने में बार बार सीटें फिर वही आ जा रही हैं जो पिछली बार वो थी। तो संविधान का जो मंशा है कि सीटों को रोटेशन से भरा जाएगा, तो उसी का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो कोर्ट ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक के बाद उत्तराखंड शासन में हड़कंप मचा है। कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद अब सचिव पंचायती राज जल्दी ही रुड़की में प्रिंट होने गई आरक्षण नियमावली 2025 की गजट नोटिफिकेशन की प्रति जारी कर इसे कोर्ट में पेश करने की बात कह रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है, जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के द्वारा मुझे टेलीफोन पर बताया गया है। इसके संबंध में हमने रुड़की प्रेस, राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनको से अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें, जो गजट नोटिफिकेशन की एक प्रति उपलब्ध करा दें, ताकि इसको अगले दिन कल माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत करके स्टे वैकेट कराने की कार्रवाई की जा सके। पंचायत चुनाव पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि कांग्रेस की ओर से लगातार मनमाने तरीके से आरक्षण रोस्टर को शून्य करने का मुद्दा उठाया जा रहा था और अब कोर्ट के फैसले से इस पर मुहर लग गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कोर्ट के आदेश को देखते हुए सरकार आरक्षण नियमावली का गजट नोटिफिकेशन कोर्ट में पेश करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर पंचायत चुनाव नहीं होने देने के लिए रोड़े अटकाने का आरोप लगाया। कोर्ट ने आज कांग्रेस के जो आरोप थे, कांग्रेस के लीडरान के जो आरोप थे, उस पर मोहर लगाई है। बीजेपी बुरी तरीके से षड्यंत्र करती है और चुनाव या लोकतंत्र पर उनका भरोसा नहीं है। केवल चुनाव जीतने के लिए वो चुनाव लड़ते हैं, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। जो गजट नोटिफिकेशन का जो शासनादेश है, उसको प्रकाशन में विलम्ब हुआ है, उसका उस कारण ये स्टे आया है और कल सरकार इसको विधिवत रूप से कोर्ट में प्रस्तुत करेगी और मुझे लगता है कल ये स्टे हट जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए कटिबद्ध है और जब सरकार ने चुनाव की तिथियां घोषित की है, चुनाव की तिथि के अनुसार हमने अपने कार्यक्रम की श्रृंखला तैयार किया है। कांग्रेस नहीं चाहती कि राज्य के अंदर चुनाव हो। इस प्रकार की स्थिति निर्माण करने का कांग्रेस का आदेश है। न्यायालय का निर्णय जो भी होगा हमको मान्य होगा। नवंबर 2024 में पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद पंचायतें प्रशासकों के हवाले रहीं। फिर लंबे इंतजार के बाद 21 जून को राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी किया।
लेकिन अब हाई कोर्ट के पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से निर्वाचन प्रक्रिया फिर अधर में लटक गई है। शासन की ओर से अब आनन फानन में आरक्षण के गजट नोटिफिकेशन की प्रति कोर्ट में पेश करने की बात कही जा रही है। सवाल ये है कि यही तेजी पहले क्यों नहीं दिखाई गई और मामला कोर्ट में होने के बावजूद क्यों पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी किया गया। हल्द्वानी संवाददाता अंजलि पंत और देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए रुक करते बड़ी खबर का। रुड़की से बड़ी खबर, जहां पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की कार्रवाई। सत्यम पैलेस होटल में देह व्यापार का भांडाफोड़। होटल मैनेजर सहित कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। होटल संचालक फिलहाल अभी सूरज फरार है। पिछले 3 साल से देह व्यापार का नेटवर्क ये चला रहा था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर होटल संचालक फिलहाल अभी सूरज जो है वो फरार बताया जा रहा है। पिछले 3 साल से देह व्यापार का नेटवर्क यहां पर चल रहा था। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की एक बड़ी कार्रवाई। सत्यम पैलेस होटल में देह व्यापार का भांडाफोड़। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। शुभांगी, अगर बात करें, देखिए 3 साल से यहां पर देह व्यापार का नेटवर्क चल रहा था, आखिरकार अब एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए देह व्यापार का भांडाफोड़ करती हुई जो है पुलिस प्रशासन नजर आया है और लंबे समय से ये सूचना मिल रही थी कि इस होटल में लंबे समय से देह व्यापार का काम जो है वो चल रहा था और इन सूचनाओं के आधार पर ही ये छापेमारी करी गई। और ऐसे में जब होटल के अंदर पहुंचे तो एक कमरे के अंदर 3 युवतियां थी, 2 पुरुष थे। आपत्तिजनक हालत में उनको वहां पाया गया और ऐसे में जो मैनेजर था उसके समेत 6 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से केवल ये एक होटल नहीं है बल्कि हरिद्वार के कई सारे होटल्स को लेकर इस तरीके की सूचनाएं जो है वो मिल रही हैं। खास बात यह है कि 3 साल से ये देह व्यापार का काम इस होटल में चला रहे थे और लंबे समय से इसको लेकर सूचनाएं चल रही थी। और इसमें जो बीच के जो मीडिएटर्स थे जो इसमें शामिल है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, वो पहले भी 2 लोग जो है वो पहले भी जेल जा चुके हैं। उसके बाद एक बार फिर से वो इस चीज में संलिप्त पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन पर एएचटीयू ने जो है कार्यवाही करी, वहां पर छापेमारी मारी और वहां पर देखा कि 6 लोग जो है वहां पर संलिप्त थे। हालांकि इसमें जो 2 संचालक हैं जिन्होंने लीज पर ये होटल लिया, जो इसका संचालन कर रहे थे, वो अभी फरार है। इसमें जो मैनेजर है उसको हालांकि गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है और जो लोग अभी फरार चल रहे हैं उनकी दबिश जो है अभी जारी है। पुलिस प्रशासन लगातार उनकी खोजबीन कर रही है और जल्द से जल्द जो है उन्हें पकड़ लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर जिस तरीके से खासकर इस हरिद्वार क्षेत्र में जिस तरीके की सूचनाएं देह व्यापार को लेकर अलग अलग होटल्स में मिल रही हैं, इस पर अब कहीं ना कहीं नकेल कसती हुई पुलिस प्रशासन जो है वो नजर आ रही है। एएचटीयू के निर्देशन पर जो है ये छापेमारी मारी गई थी। तो कहीं ना कहीं अब जिन भी होटल्स में इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है, जहां पर भी इस तरीके के देह व्यापार चल रहा है, वहां पर अब पुलिस प्रशासन जो है नकेल कसता हुआ आगे भी इस तरीके की कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए शुभांगी, क्योंकि अभी आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि ऐसे बहुत से होटल है जहां पर इस तरीके के जो है देह व्यापार का धंधा चलता है, लेकिन क्या पूरी सूची तैयार की गई है? अब क्या एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से होती हुई दिखेगी क्या? बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि 3 साल से इस होटल के अंदर देह व्यापार चल रहा था और ऐसे में जब लगातार सूचनाएं मिल रही थी, शिकायतें मिल रही थी, क्योंकि आसपास के लोग जो है वो लगातार इसको लेकर जानकारी दे रहे थे। ऐसे में जब इस होटल पर अब कार्रवाई हुई है और 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, तो हम कह सकते हैं कि अन्य जो होटल्स हैं या जहां की सूचनाएं और मिल रही थी पुलिस प्रशासन को, उनकी भी अब जरूर सूची तैयार की जाएगी और उन पर भी नकेल कसता हुआ पुलिस प्रशासन जो है वो नजर आएगा। क्योंकि ये बड़ा अपराध है और हर बार इसको लेकर जो है एक अवेयरनेस भी फैलाई जाती है, लोगों को जानकारी भी दी जाती है कि अगर आपको कहीं पर अपने आसपास किसी होटल के अंदर या किसी भी घर के अंदर अगर आपको इस तरीके का देह व्यापार वाली सूचना मिलती है तो आप तुरंत पुलिस को इसको लेकर जानकारी दें। और यही देखने को इस बार मिला है। ये होटल में 3 साल से ये जो है देह व्यापार चल रहा था और जैसे मैंने कहा कि इसके जो 2 मीडिएटर्स थे वो पहले भी जेल जा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर वो इसमें संलिप्त पाए गए हैं। इसके साथ साथ जो 2 इसके मेन संचालक हैं वो अभी फरार चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये होटल जो है वो लीज पर लिया था और सूचना मिलते ही वो दोनों जो है वो फरार हो गए। ऐसे में अब उनकी दबिश जो है वो जारी है और जल्द से जल्द उनको भी खोज लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते टिहरी की, जहां पर टिहरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पर्यटक स्थलों को विकसित करने का प्रयास लगातार जारी है। जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने कहा कि कई ऐसे पौराणिक मंदिर हैं जिनको विकसित किया जा सकता है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल पाए। टिहरी अपने आप में एक सुंदर शहर भी है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी हमेशा निर्देश रहे हैं कि जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना है और टिहरी एक बहुत ही पोटेंशियल टूरिज्म स्पॉट है। उसके लेते हुए जो भी मेजरली प्रोजेक्ट्स चलते हैं जो शासन में कंसेप्चुलाइज होते हैं, उस पर जो भी जैसे भी धरातल पे उतारना होता है, शासन से जैसे जैसे निर्देश आते हैं हम उसको निर्गत करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं।
और पर्यटन टिहरी झील जैसे अपने आप में एक बहुत ही अच्छा विकसित स्पॉट बन गया है, काफ़ी टूरिस्ट भी इस सीजन में आते हैं। उसी प्रकार से और जो यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है उनको भी जैसे जैसे जो शासन के निर्देश और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश रहेंगे वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे विकास का कार्य को गति लाते रहेंगे। उधर उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चारधाम यात्रा से लेकर आपदा प्रबंधन तक अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं। डीएम प्रशांत आर्य ने कहा कि चारधाम यात्रा का सुचारू और सुरक्षित संचालन सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्रियों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने, मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर भी दिया है। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रहने के लिए भी कहा गया है। निष्पक्ष और एक क्लीन इलेक्शन हम लोग इस बार कर रहे हैं। चुनौती सर जैसे बारिश भी, चुनौती के लिए मानसून का समय चल रहा है और बारिश का अभी तो ठीक है स्थिति, लेकिन कभी कोई वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट नेचर। तो मानसून को लेकर हमारी तैयारियां, जो हमारा कंट्रोल रूम है और सारे अधिकारीगण है और पूरा सिस्टम है, सेक्टर वाइज, जोन वाइज और उसके नीचे उन सारे लोगों को हम लोगों ने, अधिकारी कर्मचारियों को अलर्ट कर रखा है। अब चूंकि चुनाव भी है तो उसको लेके इस बार हमारी जिम्मेदारी और अलर्टनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, मैनीफोल्ड टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो उसको लेके भी हम लोग तैयार हैं। और किसी भी तरह की दिक्कत चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटक को ना आए, हमारे तीर्थयात्रियों को ना आए, उसके लेके भी पूरा मैसेज पास ऑन कर दिए गए हैं। हम लोग स्वयं देख रहे हैं इसको। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर सोमवार शाम फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है। गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। फायरिंग में एक युवक को गोली लगी है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि लाठी डंडों के हमले में 2 युवक घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि 20 से 25 युवकों के एक समूह ने कार सवार इन युवकों को रास्ता रोककर पहले पीटा और फिर गोली चलाई। हमलावरों ने पीड़ितों की कार को भी तहस नहस कर दिया है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पता नहीं वो कौन थे, मुझे देखिए, टीपी नगर चौकी क्षेत्र के अंदर एक लड़ाई झगड़ा का मामला सामने आया है, जिसमें 2 गुटों में आपसी संघर्ष में एक की गोली लगी है, 2 चोटें लगे हैं। उनको सिलसिला तिवारी में एडमिट कराया गया है, एक को कृष्णा हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। पुलिस को अभी तहरीर नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने इसमें जाँच शुरू कर दी है। अब जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर पहाड़ों की रानी मसूरी में देर शाम हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश की वजह से मसूरी देहरादून मार्ग पर भारी मलबा आ गया, जिससे प्रमुख मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया। रास्ते के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मसूरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मुश्किल से यहां पर यातायात को सुचारू किया। उधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री पैदल मार्ग पर नौकैची बैंड के पास बड़ी दुर्घटना हुई है। मार्ग पर अचानक से पहाड़ी दरकने से मलबे में यात्री दब गए हैं और आपको बता दें कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और कई आपदा जो दल है वो घटना स्थल से घायल व्यक्ति का रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला है और 2 शव बरामद किए गए। फिलहाल मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हुई है। अरे वहाँ पे रोको मत ना, सिंगल हो जाओ। नौकैची जगह है, पैदल रूट पे तो उसमें एक लैंडस्लाइड होने की खबर आई थी समाचार में। तो अभी जो हम लोगों को रेस्क्यू किया है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मेडिकल, पीडब्ल्यूडी और पुलिस का टीम भी, हमारी रेवेन्यू की टीम भी साथ। तो जो रेस्क्यू हुए हैं एक इंजर्ड है, जिनको जानकी चक्की के पीएससी में हमने शिफ्ट किया है। आफ्टर ट्रीटमेंट भी जो थे उनके द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर हरिद्वार एआरटीओ कार्यालय में अब काम टोकन सिस्टम से हो रहा है, जिसे लेकर लोगों को अब लंबी कतारों से छुटकारा मिल रहा है। ये व्यवस्था एआरटीओ निखिल शर्मा की पहल पर शुरू की गई है। खास बात तो ये है कि टोकन सिस्टम का सॉफ्टवेयर खुद निखिल शर्मा ने तैयार किया है। ऑफिस में लगी डिजिटल स्क्रीन पर टोकन नंबर डिस्प्ले होता है, जिससे कि लोगों को समय पर और बिना परेशानी के सेवा मिल रही है। जब यहाँ पे मैंने कार्यभार संभाला तो मैंने देखा कि जब लोग जो भी कार के लिए आ रहे हैं हमारे ऑफिस में, तो उनको बेसिकली पता नहीं चल पा रहा है कि उन्हें किस खिड़की या किस विंडो पे जाना है। कुछ विंडोज़ पे, पर्टिकुलर विंडोज़ पे लंबी कतारें भी लग रही थी। तो इसके लिए एक हमने सोचा कि टोकन व्यवस्था लागू की जाए, जिससे कि जब
पर्टिकुलर विंडो पे एक नंबर आए तभी आदमी उस विंडो पे जाए। तो जब इसके लिए मार्केट में पता किया गया तो काफ़ी एक एक्सपेंसिव था ये सिस्टम, तो इसको हमने इन हाउस ही डेवलप करके फिर इसको लागू किया। तो अब ये होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आता है वो हमारे वेटिंग हॉल में सबसे पहले आता है, वहाँ पे उसको जो भी कार्य होता है वो वहाँ पे बैठे हमारे ऑफिस के व्यक्ति को बताता है, वो उसका एक टोकन जनरेट कर देता है और जिस भी पटल पे जब उसका नंबर आता है तो पटल प्रभारी उसको इन प्रोग्रेस कर देते हैं और जैसे ही वो इन प्रोग्रेस होता है तो स्क्रीन पे उस व्यक्ति का नाम आने लगता है वेटिंग हॉल में, और जैसे ही उस व्यक्ति का नाम वेटिंग हॉल में प्रदर्शित होता है वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर विंडो पे, क्योंकि विंडो नंबर भी प्रदर्शित होता है कि उसे किस विंडो पे जाना है, तो वो व्यक्ति उस विंडो पे चला जाता है, जिससे कि कतारें नहीं लग रही हैं, व्यक्ति को पता चल जा रहा है कि उसे किस विंडो पे जाना है और जब तक उसका टर्न नहीं आ रहा है वो आराम से वेटिंग हॉल में बैठ के अपनी टर्न की प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है। इससे क्या है कि बहुत सुविधा होती है, टोकन की वजह से हेल्प हो जाती है। टीवी पे दिखता रहता है कि आपका क्या नंबर है, तो क्यू मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा हो पाता है, तो ज़्यादा भीड़ नहीं लगती है, तो बेटर है, अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा है। जब पहले होता तो काफ़ी असुविधा होती थी लोगों को, लेकिन अब नए उसमें काफ़ी अच्छा ये सारा कुछ तो काफ़ी अच्छा है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाती है इजीली, ऑनलाइन हमने अप्लाई किया लर्निंग लाइसेंस के लिए और इजीली हमें अपॉइंटमेंट मिल गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी हमें। काफ़ी अच्छा है, पूरे उत्तराखंड सरकार और विभाग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें तो काफ़ी अच्छा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। सिर्फ 19 साल का था, अच्छा खिलाड़ी था, पर नशा जीत गया।